हेलो गाइस। बेटा आज का जो सेशन है हमारा चैप्टर का लास्ट सेशन है थ्योरी वाइज। ठीक है बेटा, देखिए हम लोग जो चीज़ आज पढ़ने वाले हैं इसमें से कई सारे जो टर्मिनोलॉजीज है हम लोग थर्ड और फोर्थ चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी कई चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है बहुत सिंपल, आपको मेजर चीज़ें समझ में वैसे ही आ जाएगी फट से, आपको इतना दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा इस चीज़ में। पहले देखिए दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। बेटा फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हमारा जो भी था सब्जेक्ट उसका कंपोजिशन चेंज ना हो, बट केमिकल चेंजेस में उसका कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाता है। सर समझा नहीं, एक बार रुक जाइए बताता हूं मैं उसका भी। बेटा फिजिकल चेंज में केमिकल नेचर में कोई चेंजेस नहीं आते, जबकि केमिकल चेंज में केमिकल नेचर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसका एक बेसिक पहले एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ तो आप कैसे समझेगा। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। बेटा देखिए हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में। अगर मैं वाटर को गर्म करता था और टेम्परेचर को 100 से ज़्यादा ऊपर तक के ले जाता था तो बेटा वाटर जो लिक्विड स्टेट में था वो स्टीम में चेंज हो जाता था। देखिए वाटर पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है, तो ना तो इसका कंपोजिशन चेंज हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था, और ना ही इसका केमिकल नेचर चेंज हुआ है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं मान लीजिए पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, ये अपन वैसे ये रिएक्शन 10th स्टैंडर्ड में देखते हैं, इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। पानी के अंदर क्या पास कर रहा हूं मैं? बिजली पास कर रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए अब इसका कंपोजिशन भी चेंज हो गया है। पहले ये पूरा पूरा एक सिंगल था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का, जबकि अब ये अलग अलग हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो देखिए कंपोजिशन चेंज हो गया और बेटा इनका नेचर भी चेंज हो चुका है। मतलब क्या सर? देखिए अगर आग लगती है, पानी डालते हो तो पानी बूझना, आग बूझना शुरू हो जाती है। यही अगर आग लगी है, अब ये और ये डालोगे, हाइड्रोजन डालोगे ना, सब पॉप 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 करके बर्न होगा, और ऑक्सीजन डालोगे अलग ही आग भड़क जाएगी। देखो इसका सब्सटेंस का नेचर भी चेंज हो गया, समझा? ये चीज आग को, सॉरी, ये चीज आग को बुझा देती थी, ये आग में पट 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 के बर्न होती है, और ये तो बल्कि अलग ही लेवल के आग को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फिजिकल चेंज का और केमिकल चेंज का। एक और देखो, हम झाड़ को जब काटते हैं, बेटा वुड को काट रहे हो, वैसे वुड मान लो कार्बन का बना हुआ होता है, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज रहती है, पर कार्बन मेजर समझ लो आप लोग। ठीक है, तो वो कार्बन का बना हुआ है, आप काटा हुआ वुड हो या पूरा करो वुड अभी कार्बन का रहेगा, बट वही अगर वुड को आप आग लगा दोगे तो कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, तो वो अलग लेवल की चीज हो जाती है हमारी। समझा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या हुआ है? अब बेटा जब एक केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है हमारी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब बेटा एक ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ जाता है कि सर बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? बेटा इसमें दोनों चीजें होती है, वो फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। देखिए हमारा कैंडल कैसे बनता है? वैक्स से रहता है बेटा। ठीक है, वैक्स में मेजरली कार्बन होता है। बेटा जब हम इसे गर्म करते हैं ना तो कुछ पार्ट ऑफ वैक्स पिघल जाता है। ठीक है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विडिश फॉर्मेट में आता है, मोल्टन स्टेट में, नीचे गिरता है, टपकता है, फिर वापस रूम टेम्परेचर में ठंडा होकर वापस से वैक्स बन जाता है। तो देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हुआ वो, तो उसमें कोई जला वगैरह नहीं वो, तो बेटा दिस वाज अ फिजिकल चेंज। यही जब हम लोग आग लगाते हैं, कुछ पार्ट ऑफ वैक्स जो वहां का रहता है वो कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन का रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में आता है, और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल से भी आना शुरू होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनना शुरू हो जाता है। तो व्हाट वाज पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर इज नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वो केमिकल चेंज भी हो गया। तो पार्ट ऑफ द रिएक्शन में फिजिकल चेंज होता है जिसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है, पार्ट ऑफ द रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा ये केमिकल चेंज में हमारे नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। फेयर इनफ? चलिए अब बेटा मैं आप लोगों को ना एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बताने वाला हूँ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी सिंपल, आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा। आपने 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत सुना हुआ रहता है, तो जल्दी समझ में कैच हो जाता है आप लोगों को। तो देखिए एलिमेंट वर्ड जो था सबसे पहले ये रॉबर्ट बॉयल ने यूज किया था, इसको प्रॉपर तरीके से एंटोनी लेवोइसियर ने डिफाइन किया था। उसका ये बोला था कि इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखिए इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ये देखिए अभी ये वाला जो था मेरा, ये वाटर, इसको तो मैंने ब्रेक किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो बताओ क्या ये एलिमेंट हुआ क्या? नहीं, ये एलिमेंट नहीं हुआ। बट देखो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लूँगा ना, इसमें मैं कोई भी केमिकल प्रोसेस करूँगा
तो मैं इसे फर्दर ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। इन्हें देखिए बस हाइड्रोजन, H2 भी नहीं, बस हाइड्रोजन अगर लिया मैंने, सिर्फ हाइड्रोजन में अगर मैं केमिकल प्रोसेस लगाऊंगा कोई, तो ये फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं बच्चा, बेटा ये वो चीज़ हो जाती है जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन के कारण, ठीक है। अब बेटा एलिमेंट्स को मैं या तो मेटल या नॉन मेटल या मेटलॉइड में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैं कैटेगराइज करने वाला हूँ उसे काय में, मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड। आपने अगेन ये चीज़ें 8th में पढ़ी हुई है। मेटलॉइड्स का भी ज़्यादा आपको है नहीं ना, 10th में ज़्यादा है। आपको यही चीज़ आपको 10th में भी एक मेटल से नॉन मेटल चैप्टर में आएगा, जहाँ पे हम फिजिकल प्रोसीजर, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले। थोड़ी सी अभी देख लेते हैं, बची आगे देखेंगे। बेटा लश्यर, लश्यर मतलब चमक। मेटल्स चमकीले होते हैं जबकि नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते, मतलब उसमें लश्यर नहीं होता। मेटल्स बहुत ज़्यादा कलर नहीं दिखाएंगे आपको, मेजरली सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो कलर दिखाएंगे, जबकि नॉन मेटल्स में आपको बहुत अलग अलग कलर दिखना शुरू हो जाएंगे। बेटा मेटल्स हीट के और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के इतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। थोड़े से एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको, आपके 9th स्टैंडर्ड में दिया हुआ नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। बट अगर आप जानना चाहते हैं तो ग्राफाइट बेटा वो कार्बन का एक फॉर्म होता है, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा खासा कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम मैलिएबल। मैलिएबल मतलब थिन शीट्स में बना देना, मतलब आपको मैंने एक मेटल दिया, यानी कोई भी सब्सटेंस दिया, उसका ब्रेक मार मार के थिन शीट, पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेटल्स मैलिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते, वो टूट जाएंगे, मतलब वो ब्रिटल होते हैं। डक्टिलिटी के बारे में अगर बात करूं मैं, तो बेटा मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। तो डक्टाइल मतलब क्या होता है बेटा, डक्टाइल का मतलब थिन वायर्स में कन्वर्ट कर पाना, ठीक है। मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब क्या, ऐसा मेटल को ऐसा बैंग और टंग करके आ जाएगी, इसीलिए अपनी जो ये बनती है ना घंटा वगैरह जो बनते हैं, जैसे बेल्स वगैरह जो बनते हैं, ये सब की सब मेटल से बनते हैं। नॉन मेटल्स हमारे सोनोरस नहीं होते। मेटल्स का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, नॉन मेटल्स का स्ट्रेंथ इतना ज्यादा नहीं होता है, बट दोनों में एक्सेप्शन है बेटा। देखिए सोडियम और पोटेशियम कंपेरेटिवली सॉफ्ट है, बच्चे सब हार्ड सब्सटेंसेस है, ये सॉफ्ट है, ये चक्कू से भी कट जाते हैं। और वही अगर एक्सेप्शन नॉन मेटल का देखो तो डायमंड बेटा इतना स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है कि वो जल्दी टूटता नहीं है। सर डायमंड कोई कहते हैं एलिमेंट है क्या, बेटा डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। फिजिकल स्टेट बेटा मेटल्स मुझे मेजरली सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, बस एक यानी रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक मेरा है मेटल जो कि मुझे लिक्विड स्टेट में मिलता है, मर्क्यूरी। थर्मामीटर में देखा है ना आप लोगों ने, जो रहता है, अभी तो आजकल डिजिटल आते हैं, पहले जो फिजिकल थर्मामीटर्स आते थे वो वाले, इसमें जहाँ पे हमको रीडिंग ऐसे देख देख के करना पड़ता था, आप लोगों ने देखा होगा तो बढ़िया, वरना आपके पेरेंट्स से पूछेगा। तो बेटा उसके अंदर मर्क्यूरी यूज होती थी, ठीक है। और यही नॉन मेटल्स देखो तो मुझे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मिल जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, सॉलिड का कार्बन और सल्फर सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में ब्रोमीन, गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चल जाते हैं। अब ये एग्जांपल्स जो आप लोगों ने ऊपर वर्ड सुने वो आप एग्जांपल्स के साथ दे सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यू गाइस एक बार के लिए पॉज करके प्रॉपर्टीज को आप लोग अच्छे से देख लीजिए प्लीज। चलिए बड़े आगे। अब बेटा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत मेटल जैसी होती है, थोड़ी बहुत नॉन मेटल जैसी होती है, इसके बारे में अपन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। इन्हें हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं बेटा हम इन्हें? मेटलॉइड्स। बट बेटा इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2-3 एग्जांपल्स बता दो मेटलॉइड्स के, तो कौन सा होता है? बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो ये प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, तीनों प्रॉपर्टीज हमारी। अब बच्चा हम लोग कंपाउंड पे आ रहे हैं। कंपाउंड का डेफिनेशन देखिए, फिर आपको एग्जांपल बता दूंगा मैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स chemically combined with one another in fixed proportion, ठीक है। अब देखिए बच्चा, याद है अपन ने वो देखा था H2O वाटर। बेटा देखिए ये हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है जो केमिकली बाउंडेड है। बेटा ऐसा नहीं है कि एक डब्बे के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस भर दिया है। ये देखिए ये वाटर जो H2O, ये केमिकली बाउंडेड है एक दूसरे से। देखिए डब्बे में ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन के 100 हो, ऑक्सीजन के 8 ही हो, और दूसरे इसमें ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन के बस 50 हो और ऑक्सीजन के 500 हो, ऐसा हो सकता है। देखिए इनका कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं है, बट जब भी मैं वाटर को देखूंगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली एक दूसरे बाउंडेड है, और ये फिक्स प्रपोर्शन में 2 है हाइड्रोजन के और 1 है ऑक्सीजन का। समझा आपको ये चीज? तो बेटा ये क्या हो जाता है? बेटा ये हो जाता है मेरे कंपाउंड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? मेरे एलिमेंट्स है। वही चीज अगर मैं वाटर देखूं तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कंपाउंड। वैसे अगर मैं बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड केमिकली बाउंडेड है एक दूसरे का कार्बन और ऑक्सीजन में, तो वो हो गया कंपाउंड। वही कार्बन और ऑक्सीजन देखूंगा बच्चा तो वो क्या रहेगा? मेरा वो रहेगा मेरे एलिमेंट्स, ठीक है।
तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, तो 2 से ज्यादा भी हो सकता है। शुगर का फॉर्मूला होता है क्या, शुगर C6H12O6, आई थिंक शुगर नहीं है बेटा, एक ग्लूकोज है, सो सॉरी, ये चीज को चेंज करिए, शुगर का फॉर्मूला अलग होता है, सॉरी ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बच्चा हमारा, C6H12O6, ठीक है। ये देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमारा बना हुआ है बेटा, ये देखो 2 से ज्यादा हो गए आपके एलिमेंट्स, पर केमिकली बाउंडेड है, और बेटा एक ही क्या बोलते हैं उसमें प्रपोर्शन में रहने वाले हैं। तो देखिए, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। ये बेटा अगर मैं इसे रिएक्शन करूंगा तो टूट सकते हैं और अपने इंडिविजुअल इसके अंदर आ सकते हैं एलिमेंट्स अंदर। देखा था ना वाटर का, वाटर टूट के अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आ गया था, समझा ये चीज, तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। अब बेटा एक आपके एनसीईआरटी का ही एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग बहुत चीजें डिफरेंस समझेंगे किस किस के बीच में, मिक्सचर और कंपाउंड। जैसे यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, देखिए अगर एक डब्बे के अंदर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसा भरा हुआ है बच्चा, ये रहता है मेरा मिक्सचर, और यही अगर एक डब्बे में H2O है मेरा बेटा, H2O सबके सब जो है केमिकली बाउंडेड है H और O, तो ये हो गया मेरा क्या, कंपाउंड। तो वही आप लोग डिफरेंस यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं किसके बीच में, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में। तो देखिए आपको 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक ग्रुप को उसने क्या दिया हुआ है, आयरन फाइलिंग्स दिया हुआ है और सल्फर दिया हुआ है, ठीक है, 2 कंपाउंड 2 एलिमेंट्स हमारे। दूसरे इसको भी वही दिया, सिर्फ उसको बोला भाई इसको गर्म कर लो जब तक रेड हॉट नहीं हो जाता है, रेड हॉट हो गया अब तो ठंडा हो जाने दो, ठीक है। अब दोनों को मैग्नेट दिया, दोनों बंदों ने अपना अपना मैग्नेट साथ में लाया। ग्रुप 1 वाले ने क्या पाया, मैग्नेट पे आयरन जाके चिपक गए। ग्रुप 2 वाले में कोई नहीं, कुछ आयरन नहीं आया ऊपर, ओ भाई चलो ठीक है। फिर ग्रुप 1 वाले को बोला अपीयरेंस कैसा है बताओ मुझे, तो उसने बताया सर ये तो कुछ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कहीं पे आयरन ज्यादा है, कहीं पे सल्फर ज्यादा है, कहीं पे कुछ रैंडम है। ग्रुप 2 वाले को बोला बिल्कुल काला एक जैसा दिखने वाला होमोजीनियस मिक्सचर है, चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने दोनों को कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करने के लिए बोला। बेटा कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है बेटा, वो सल्फर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो बेटा पहले वाले इसमें सल्फर डिसॉल्व हो गया, ठीक है, दूसरे वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ओ भाई चलो ठीक है। फिर दोनों को मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, पहले वाले ग्रुप को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया उसने उसमें ऐड किया तो कोई गैस रिलीज हुई बच्चा, ठीक है। बेटा ये गैस वैसे करना नहीं चाहिए कभी भी, अपने साथ टेस्ट की आग लगा दी और लेके आ गए, बट अगर आप उसके पास में कैंडल लेके आते तो पुट 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 करके बंद था, बर्न विद अ पॉप साउंड, याद है पहले बताया था कौन था, हाइड्रोजन। बेटा हम लोगों का इसका ऑर्डर लोगे तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी और कोई कलर भी नहीं रहेगा। यही अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरे वाले इसमें लेके गए होते तो बेटा क्या होता आपको पता है क्या, एक गैस रिलीज होती जो इतनी गंदी बास मारती, रॉटन एग की बास मारती, दिखने में कलर लगती पर रॉटन एग की बास मारती। मतलब दोनों ने अलग अलग चीज रिलीज किया है, समझे आपको, दूसरे ने आपको हाइड्रोजन डाइसल्फाइड रिलीज किया है, फिर चलो ठीक है। तो बेटा ये देखें एक्चुअल में क्या हुआ ना, यहाँ का ये था मिक्सचर, जैसा आपको पता है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐसा डाला हुआ है, तो यहाँ पे आयरन और सल्फर का मिक्सचर था, जबकि यहाँ पे FeS आयरन सल्फाइड करके कंपाउंड बना होता है। देखिए यहाँ पे आयरन एंड सल्फर है, यहाँ पे केमिकली बॉन्डेड है। तो देखो ये केमिकली बॉन्डेड है तो इसने आयरन की प्रॉपर्टी भी नहीं दिखाई कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, सल्फर की प्रॉपर्टी भी नहीं दिखाई कि कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाए, मतलब इन्होंने अपनी खुद की नई प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर दिया। बल्कि अगर यहाँ पे देखूँ तो भैया अपने दोनों ने मस्ती में मस्त अपना अपना प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, ठीक है। तो गाइस एक बार के लिए देखिए, ये वैसे एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है पर इतना प्रॉपर तरीके से आप लोगों को चार्ट बना के नहीं दिया हुआ है, तो मेरा सजेशन ये है पॉज करो और ये चार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लो प्लीज। चलिए अब बेटा जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई ना, वही अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ मिक्सचर और कंपाउंड केस में। बेटा देखिए मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स को या कोई कंपाउंड्स को हो सकता है कि मल्टीपल कंपाउंड्स को सिर्फ मैंने साथ में ऐसा चूड़ा जैसा मिक्स करके रख दिया है, कोई केमिकली उसको बाउंड नहीं किया है, तो नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। वही कंपाउंड में क्या होता है, जो एलिमेंट्स रहते हैं वो केमिकली बाउंड होकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं, नई चीज बना देते हैं, ठीक है। अब बेटा मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, तो जैसा आपने देखा हो सकता है थोड़ा सा आयरन हो और ज्यादा सल्फर हो किसी के पास, दूसरे के पास में ज्यादा आयरन हो थोड़ा कम सल्फर हो। ये मिक्सचर में क्या रहेगा, उनका कोई वेरिएबल कंपोजिशन रहेगा, बट ये अगर कंपाउंड देखूंगा तो अगर FeS या फिर मैं अपना वही वाला एग्जाम्पल है ना वाटर का, H2O अगर है, देखिए 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, समझा यहाँ पे, तो इनका फिक्स कंपोजिशन होता है। फिर जो हम लोगों ने देखा मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेरे सब्सटेंसेस थे, जो एलिमेंट से बना हुआ था, ये कंपाउंड से बना था, वो सब अपने अपनी खुद की प्रॉपर्टीज दिखाए थे, बट कंपाउंड में बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज आना शुरू हो गई थी।
मिक्सचर्स को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट कर सकते हैं, मतलब या तो मैग्नेट से कर लूँ या कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड से कर लूँ, बट कंपाउंड को फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट नहीं कर सकते। मुझे अगर वाटर को सेपरेट करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो मुझे एक केमिकल प्रॉपर्टी को ही, केमिकल रिएक्शन को ही यूज करना पड़ेगा। समझा? तो गाइस ये चीज को भी एक बार आप प्रॉपर तरीके से प्लीज समझ लीजिए। चलिए गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको एलिमेंट क्या होता है समझा है, कंपाउंड क्या होता है समझा है, आपको मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस समझ गया है। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अपन लोगों ने स्टार्टिंग में देखा हुआ था, वो चीज़ आपको समझ में आ गई है। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये इसकी आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर एक बार क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप आपको वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग प्रोसीजर्स देखा था चीज़ों को, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का, अपना ये भी पहले हो चुका है गाइस। ठीक है, और इससे पहले का तो हम लोग अच्छे जानते ही हैं। अब हम लोग कुछ आगे के सेशन में न्यूमेरिकल वगैरह के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।